हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होने वाला है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या होने वाला है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने डेली लाइफ में बहुत सारे मोशंस देखे होंगे, जैसे कि रेल पटरी पे दौड़ती हुई आपने रेल देखी होगी, सड़क पे भागता हुआ इंसान देखा होगा, आसमान में उड़ते हुए पक्षी देखे होंगे, और आपने देखा होगा जब आप बैट बॉल खेलते हैं तो बॉल कैसे हवा में जाती है जब आप चौका या छक्का मारते हैं तो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मोशन के। अब इस मोशन को साइंटिफिक भाषा में कैसे स्टडी किया जाता है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब हम मोशन को पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत ही जनरल टर्म हमारे पास आती है कि ये गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है, ये गाड़ी बहुत धीरे है, ये गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, रुकी पड़ी है। तो ये जो धीरे जाना, रुकना, तेज जाना, ये सारे के सारे एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और वो चीज़ होती है कि ओरिजिन क्या है, आप मोशन को किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जब आप बोलते हो कि ये गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है, तो भाई किससे तेज़ जा रही है? आप समझ रहे हो, गाड़ी तेज है किससे? अब इस किस्से को हम साइंटिफिक भाषा में क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस किस्से का पता होना बहुत ज़रूरी है जब हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, और उसे ही हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है विच प्रोवाइड्स रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो भी हमारा इंटरेस्ट का सिस्टम है, जिस भी सिस्टम को हम स्टडी करना चाहते हैं, ये उस सिस्टम को रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि भाई मेरे रिस्पेक्ट में अब आप अपने मोशन को स्टडी कर लो। और हम उस रेफरेंस को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये कुछ नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक्स वाई जेड। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये बस एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हमें कोई पार्टिकल का मोशन यानी कि पी को हमें स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक्स वाई जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टिकल को स्टडी करते हुए पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और ये हो गई पोजीशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह का होता है। मतलब ये फ्रेम, मतलब इस चैप्टर में तो हम इतने डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी दो तरह का है। पहला तो है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है? इनर्शियल में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, न्यूटन वैलिड, और इसमें इनवैलिड होता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन के लॉ होते हैं वो वैलिड होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में इनवैलिड होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, माने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेशन होता है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है, और इसमें ज़ीरो नहीं होता है, इसका कुछ एक्सेलरेशन होता है।
आसान भाषा में। अभी एक्सेलरेशन क्या है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो दो तरह का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मोशन भी 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, और उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D है तो 3 तरह के मोशन तो पॉसिबल होंगे ही उसमें, 1D, 2D, 3D। और 1D मोशन क्या होता है, 1D मोशन वो होता है जब ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे मोशन मूव करता है। ठीक है, जैसे कि रेल। ठीक है, रेल सिर्फ पटरी पे या तो इधर जाती है या उधर आती है, मतलब या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन। दूसरा, कोई कीड़ा है वो तार पे चल रहा है। ठीक है, मतलब एक धागा है और उस पर कोई कीड़ा आपने बिठा दिया, और वो कैसे चलेगा फिर, या तो वो आगे जाएगा या फिर वो पीछे जाएगा। और ये वाला मोशन क्या बोलते हैं हम इसको, 1D मोशन। तो ये 1D मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है 2D मोशन। ठीक है, 2D मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई आपने एक बॉल ऐसे फेंकी हवा में, तो कैसे जाएगी वो बॉल कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये बॉल एक तो आगे वाली डायरेक्शन में जा रही है और ऊपर वाली डायरेक्शन में भी जा रही है। तो इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, यानी एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में है। तो ये मोशन कैसा हो गया, 2D मोशन हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ वी कम टू द 3D मोशन। 3D मोशन का क्या एग्जांपल है, 3D मोशन का एग्जांपल है एक चैम्बर में भरी हुई गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस तरीके से मोशन करते हैं उसको हम बोलते हैं 3D मोशन, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारे 1D, 2D और 3D मोशन की। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और वो एग्जांपल क्या है कि मान के चलो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो अपना मोशन स्टार्ट करता है पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए है, ठीक है। वो कैसे जाता है, वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आके और यहाँ पे अपना मोशन ख़त्म कर देता है। और उसकी फाइनल पोजीशन क्या होती है, बी। ठीक है, वो ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है और बी पे जाके ख़त्म कर देता है। लेट मी चेक माई माइक, आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो वो अपना मोशन ए से स्टार्ट करता है और बी पे जाके ख़त्म कर देता है। तो मान के चलो ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए से बी तक जाने में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो आप सिंपली इन सबको ऐड कर दोगे। क्या करोगे आप, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 5 और 1 6 और 3 8 मीटर, यानी उसने 8 मीटर डिस्टेंस चला है ए से बी तक जाने में। अब मैं आपसे पूछता हूँ ए और बी का ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो आप कैसे बताएंगे, अब आप इन सबको तो ऐड नहीं करेंगे, तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या ए से बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा इतना। भाई दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन खींच दो, जो भी डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मान के चलो ये हमारे पास 2 मीटर आता है, तो
2 मीटर आता है और इसमें एक डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। डिस्टेंस मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ कवर करा है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम एज ए डेफिनेशन इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हम लिख सकते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जितना भी टोटल पाथ कवर करता है उस टोटल पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और बात करें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और अगर नहीं हुआ है तो उसे अब हम एक एग्जांपल से और समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मान के चलो एक ऑब्जेक्ट ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है और कुछ बी पे जाके ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सा पाथ लेता है, पहले वो ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है, यानी ऐसे और ऐसे जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस पाथ के लिए आप मुझे डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, जबकि आपको दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है। तो अब आप मेरे को बताओ कि ए से बी के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, सिंपली आप जोड़ दोगे, एस ए बी करके आप जोड़ दोगे, जो आएगा 3 + 2, इट इज़ नथिंग बट 5 मीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये जो कि हाइपोटेनस है, जो बोलेंगे 3² + 2², ये तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 4, 9 और 4 13 अंडर रूट में, तो √13, ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ √13 और डिस्टेंस हुआ 5 मीटर, 3 + 2। अब आप जितनी भी एग्जांपल करोगे ना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी। वो आपको क्या नज़र आएगी कि जो डिस्टेंस है जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा है या उसके बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा।